हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज आपका फिर स्वागत करता हूं। तो आज हम फोटो केमिस्ट्री की टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। फोटो केमिस्ट्री में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं और लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री पढ़ लिया और फोटो केमिस्ट्री के बारे में जनरल चीज़ें पढ़ ली और ग्रोथर-स्टेपर लॉ पढ़ लिया, स्टार-कांस्टेंस लॉ पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस की। प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेस, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस क्या होती है, क्वांटम यील्ड क्या होती है, ये बात करेंगे। और क्वांटम यील्ड हाई क्यों हो जाती है, क्वांटम यील्ड लो क्यों हो जाती है, ये बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जेवलॉन्स्की डायग्राम की। इसके अलावा हम बात करेंगे जेवलॉन्स्की डायग्राम की। तो सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है। प्राइमरी प्रोसेस देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो उसकी मैकेनिज्म होती है या इसका जो पूरा ओवरऑल होने का तरीका होता है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है प्राइमरी प्रोसेस और दूसरी है सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस क्या है कि वो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का जो फोटोकेमिकली चालू होता है और फोटोन के एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, पहली बात याद रखनी है, फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन विच स्टार्ट्स बाई, जो स्टार्ट होता है बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन और लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन और लाइट, ठीक है। वो दैट फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शन का वो फर्स्ट स्टेप जो है स्टार्ट होता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट होता है, उसको प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन विच स्टार्ट्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन इज नोन एज प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस, ठीक है। सेकेंडरी प्रोसेस क्या है कि जो प्राइमरी प्रोसेस या इसको प्राइमरी रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोसेस और प्राइमरी रिएक्शन भी कहते हैं, आपका दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, प्राइमरी रिएक्शन और सेकेंडरी प्रोसेस या सेकेंडरी रिएक्शन। प्रोसेस में सेकेंडरी रिएक्शन और सेकेंडरी रिएक्शन, ठीक है। तो देखें सेकेंडरी रिएक्शन क्या है कि जितनी जो रिएक्शन जो है, जितनी भी उसके बाद फर्स्ट स्टेप के बाद फोटोकेमिकल रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप के बाद जितनी भी और रिएक्शंस होंगी जो कि थर्मल रिएक्शंस होंगी, अब वो फोटोकेमिकल नहीं होंगी, ठीक है। रेस्ट ऑल द रिएक्शंस after the primary reaction are known as secondary process. Means all the reactions which are in succession of primary reaction, succession, एक चीज याद रखें, of primary reaction, प्राइमरी रिएक्शन के आगे अगले स्टेप में जो सक्सेशन में जो रिएक्शंस आगे चलती जाती हैं, दो थर्मल रिएक्शंस, याद रखें, थर्मल रिएक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, ये बनी कि ऑल थर्मल रिएक्शंस विच आर इन सक्सेशन ऑफ प्राइमरी रिएक्शन, सक्सेशन का मतलब उसके बाद आने वाली जितनी भी थर्मल रिएक्शंस होती हैं, दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी प्रोसेस या सेकेंडरी रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है, एक प्राइमरी प्रोसेस और एक सेकेंडरी प्रोसेस, प्राइमरी रिएक्शन, सेकेंडरी रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वांटम यील्ड की, ठीक है। तो क्वांटम यील्ड, ये आपको समझेंगे क्वांटम यील्ड क्या है, ठीक है। तो क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड, ठीक है। तो क्वांटम यील्ड एक तरह से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ
रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर फोटोन, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर फोटोन जो है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर फोटॉन्स इज व्हाट, क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड इज नंबर ऑफ, क्या रखें, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर फोटॉन्स, मतलब एक फोटोन पे कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो रहे हैं, एक फोटोन पे कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो रहे हैं। हमने सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री पढ़ा है, क्या सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री पढ़ा है, आइंस्टाइन लॉ। वो ये कहता है कि एक फोटोन एक ही मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराता है। तो अब ये पढ़ने की क्या जरूरत है, एक फोटोन जब एक ही मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराता है तो क्वांटम यील्ड तो हमेशा 1 होनी चाहिए, एक फोटोन एक मॉलिक्यूल, तो 1/1 इक्वल्स टू 1, यानी कि क्वांटम यील्ड को हम पाई से दिखाते हैं, इक्वल्स टू होता है एन एम ओवर एन पी। तो एन एम क्या है, एन एम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन का मतलब नंबर, एम का मतलब मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग और फॉर्म्ड, रिएक्टिंग भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड भी कह सकते हैं। और एनपी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो चुके हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड, एनएम मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग ओवर नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब कर दें, दिस रेशियो इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड, ठीक है, क्वांटम यील्ड। अब क्वांटम यील्ड अगर आइंस्टाइन लॉ को फॉलो करे कोई रिएक्शन तो फाई इज ऑलवेज 1 अगर करे, लेकिन करती नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फाई इज ग्रेटर देन 1, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फाई इज ग्रेटर देन 1, ज़्यादातर फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्वांटम यील्ड 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि एक फोटोन कई मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करा देता है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं और फोटॉन्स कम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लें 10 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और 5 ही फोटोन लगे तो 10/5 कितना हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि क्वांटम यील्ड 2 हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक फोटोन 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करा दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्वांटम यील्ड इज लेस देन 1 फॉर सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस के लिए लेस देन 1 भी होता है, जनरली ये डाइमराइजेशन के केस में होता है, जब फोटोकेमिकल डाइमराइजेशन हो रहा हो उस केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो क्वांटम यील्ड की बात हो गई। क्वांटम यील्ड क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिएक्टिंग पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर मॉलिक्यूल पर फोटॉन, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर फोटॉन, इतना सा याद रखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर फोटॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर फोटॉन। तो ये बात हुई। अब क्वांटम यील्ड हाई क्यों होती है, मतलब 1 से बहुत ज़्यादा होती है कई बार, 2 की मैं बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है कई बार। तो कॉज ऑफ हाई क्वांटम यील्ड, तो कॉज ऑफ हाई क्वांटम यील्ड क्या है ये देखें। कॉज ऑफ हाई क्वांटम यील्ड, अगर मान लें कि आपके पास ए बी था और ये सनलाइट की प्रेजेंस में, ए बी जो है सनलाइट की प्रेजेंस में A2 प्लस B2 में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे HCl H2 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इसकी क्वांटम यील्ड अगर हाई है तो हो क्या रहा होगा, सबसे पहले ए बी जो है ये सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा H और ये बना रहा होगा ए एक्टिवेटेड और बी एक्टिवेटेड। सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद एटम या मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड स्टेट में आ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये एक्टिवेटेड जो हो जाते हैं, फोटोन तो अभी एक ही एब्जॉर्ब हुआ है, लेकिन ये एक्टिवेटेड ए जो है ये इसका एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करा सकता है, ए बी, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करा सकता है, ये बन जाएगा A2 और इसके बाद ये बी एक्टिवेटेड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बी एक्टिवेटेड। और ये जो बी एक्टिवेटेड है फिर से ये ए बी से रिएक्ट कर सकता है, ये बी एक्टिवेटेड जो है फिर से ए बी से रिएक्ट कर सकता है, देखिए ए बी से रिएक्ट कर सकता है और ये बन सकता है B2 प्लस ए स्टार एक्टिवेटेड। अब देखिए फोटोन एक ही एब्जॉर्ब हुआ लेकिन मॉलिक्यूल कितने रिएक्ट कर गए, 1
दो, अभी चांस है ये आगे और रिएक्ट कराएगा, ये आगे और रिएक्ट कराएगा, तो एक ही फोटोन कई सारे, अब ये रिएक्शन चलती जा सकती है, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करा सकती है, तो क्वांटम यील्ड थाउजेंड्स में भी आ सकती है। हाई क्वांटम यील्ड कैसे आती है? आती है सब रिएक्शन के लिए, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस में। तो इसका रीजन क्या है? द एक्टिवेटेड एटम और मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन फर्दर रिएक्ट्स विद डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट, मतलब और फोटोन की जरूरत नहीं है, यही काफ़ी है, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स ही आगे रिएक्शन को बढ़ाते जाते हैं, आगे फोटोन की जरूरत नहीं है। एक फोटोन एब्जॉर्ब हो गया और ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बन गए, एक्टिवेटेड एटम्स बन गए, एक्टिवेटेड एटम्स ही आगे रिएक्शन को कैरी करते जाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉज ऑफ हाई क्वांटम यील्ड, ठीक है। तो अब कॉज ऑफ लो क्वांटम यील्ड, कई बार क्वांटम यील्ड जो होती है मैंने बताया लेस देन 1 भी होती है, तो लो क्वांटम यील्ड का कॉज क्या है? दो कॉज हैं। एक तो ये है कि डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जो एक्टिवेटेड है ये डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ए था, ये आपका सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके A2 बना रहा था, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके A2 बना रहा था। तो अब क्या होगा, पहले ये जो है ये पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ए एक्टिवेट होगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होगा तो उसके बाद जो है ये फिर दूसरे ए से रिएक्ट करेगा और A2 बनाएगा, ऐसे कुछ होगा, यही तो होगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, समटाइम्स ये हो रहा होगा, तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो एक्साइट होता है, फॉर एग्जांपल हम देखें ये एक्टिवेट हुआ, सनलाइट एब्जॉर्ब हुई और ये जो है ए एक्टिवेट हो गया, सॉरी ये ए एक्टिवेट हो गया। अब ये एक्टिवेटेड डीएक्टिवेट हो सकता है, डीएक्टिवेट कैसे होगा, ये ए बन जाएगा फिर से, प्लस हीट या और सनलाइट रिमूव हो सकती है। जब ये डीएक्टिवेट होगा तो हीट भी निकल सकती है और सनलाइट भी निकल सकती है, प्लस हीट निकलती है, तो ये तो थर्मल प्रोसेस हो जाती है, जिसने जो एक्टिवेट होने में एनर्जी एब्जॉर्ब की थी हीट के फॉर्म में निकाल देता है, या फिर इसने जो एनर्जी ली थी वो सनलाइट के फॉर्म में, जिसको फ्लोरिसेंस कहते हैं, जितनी लाइट एब्जॉर्ब की उतनी लाइट तुरंत इमिट कर दी तो वो फ्लोरिसेंस हो जाता है, ठीक है। फ्लोरिसेंस भी हो सकता है और हीटिंग भी हो सकती है, थर्मल कैस्केड कहते हैं इसको, थर्मल कैस्केड कहते हैं, जब हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है वो थर्मल कैस्केड हो गया, ठीक है, समझ में आया, थर्मल कैस्केड हो गया। तो थर्मल कैस्केड भी हो सकता है और फ्लोरेसेंस भी हो सकता है, इन दो डीएक्टिवेशन की वजह से जो है ये काम हो जाता है, ऐसे कि ये लो क्वांटम यील्ड आती है। एक चीज़ और होती है, फॉर एग्जांपल इसी में बात करें लो क्वांटम यील्ड की, फॉर एग्जांपल ये बन गए थे, ठीक है, तो एक तो डीएक्टिवेट होते हैं, दूसरा रिकम्बाइन भी हो जाते हैं एक्टिवेटेड एटम्स। रिकम्बाइन कैसे, फॉर एग्जांपल ये देखिए ये है आपका ये, और ये फिर से कंबाइन होके ए बी बना दे, ये दोनों फिर से कंबाइन होके क्या बना दे, ए बी बना दे, ये रिकम्बिनेशन ऑफ एक्टिव स्पीसीज भी हो सकता है, रिकम्बिनेशन ऑफ। तो लो क्वांटम यील्ड के दो रीजन हैं, एक तो डीएक्टिवेशन है और दूसरा रिकम्बिनेशन है। एक क्या है, डीएक्टिवेशन, एक्टिवेशन हो जाना, और दूसरा रिकम्बिनेशन, दोनों मैंने समझा दिए हैं। अब हम बात करेंगे एक और, क्या, हाई क्वांटम यील्ड, लो क्वांटम यील्ड, ये हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा क्या, कि हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जेवलॉन्स्की डायग्राम। जेवलॉन्स्की डायग्राम, दिस इज फेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, या फेट ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड। जो फोटोन एब्जॉर्ब्ड है वो कहाँ कहाँ जाने वाला है, उसका क्या क्या भाग्य होने वाला है, उसके साथ आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो जेवलॉन्स्की डायग्राम, जेवलॉन्स्की डायग्राम, ठीक है। जेवलॉन्स्की डायग्राम है क्या, देखें इसको पहले आप समझ लीजिए कि जो हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 स्टेट्स होती हैं, एक ग्राउंड स्टेट होती है, उसके अलावा एक्साइटेड स्टेट, पहली एक्साइटेड स्टेट, दूसरी एक्साइटेड स्टेट S2। एक्साइटेड स्टेट, ये जो S मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब ये सिंगलेट स्टेट है, मतलब इनकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, मल्टीप्लिसिटी 1 है, यानी कि जो है ये जिस स्पिन स्टेट में यहाँ था उसी स्पिन स्टेट में यहाँ भी रहेगा।
उसी स्पिन स्टेट में जाएगा, सिंगलेट स्टेट। लेकिन एक होती है ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट का मतलब है कि इसकी स्पिन जो थी वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करने लग जाएगा। ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है ना फोटोन के एब्जॉर्प्शन से। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाते हैं। लोअर में मान लो ऐसे स्पिन कर रहा था और हायर में भी ऐसे ही स्पिन कर रहा है, तो ये जो है सिंगलेट सिंगलेट ही कहलाएंगी। लेकिन हायर में ये ऐसे चला गया, इसकी स्पिन बदल गई, तो ये ट्रिपलेट स्टेट हो जाएगी। ट्रिपलेट स्टेट में एक एक ऐसे स्पिन कर रहा होता है, एक ऐसे, तो जो है ट्रिपलेट स्टेट जो है वो मोर स्टेबल होती है, सिंगलेट स्टेट लेस स्टेबल होती है। यहाँ ये ध्यान रखना है। सिंगलेट स्टेट एक S0 ग्राउंड स्टेट S1। तो पहले मैं बना दूँ आपकी सिंगलेट स्टेट। देखो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ये एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है। कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी लेवल है, तो उसके एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में कई सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। कई सारे क्या होते हैं? वाइब्रेशनल। ये आपका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल था इलेक्ट्रॉन का। एक ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल दिखा रहा है, इसके अंदर इसकी वाइब्रेशनल स्टेट्स कई हो सकती हैं। सबसे कम वाइब्रेशनल स्टेट, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा साथ में वाइब्रेट भी कर रहा होगा, तो उसकी कई वाइब्रेशनल स्टेट्स होंगी। उसके अलावा अब हम बात करें ये इसके ऊपर वाली स्टेट, एक्साइटेड स्टेट जो है, ठीक है, ये इसकी वाइब्रेशनल स्टेट्स होंगी, ये ठीक है, इसकी वाइब्रेशनल स्टेट्स हो गई। ये आपका ये पहला एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद फिर दूसरा एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये देखते हैं, ये हो जाएगा S2, ऐसे S3 भी हो सकता है, S4 भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे ये ट्रिपलेट स्टेट। ये ट्रिपलेट स्टेट इलेक्ट्रॉन की, ये सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट की भी हम बात और डिटेल में अभी करेंगे। तो ये ट्रिपलेट स्टेट है, ट्रिपलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट और ये सब। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब किसी भी मॉलिक्यूल पे सनलाइट पड़ती है, उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। ये देखिए, ये आपका सनलाइट आई, ठीक है। होना क्या क्या है ये देखें, ये सनलाइट आई, सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट आई तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो मान लेता हूँ मैं, ये यहाँ चला गया, ठीक है, ये यहाँ चला गया, तो ये क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन, H न्यू एब्जॉर्प्शन। ये मैंने H न्यू के नीचे क्या लिखा? A। ये लाइट एब्जॉर्ब हुई और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ चला गया, ठीक है। अब ये यहाँ से ये सबसे पहले हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल में आएगा। इस चीज़ को आप कहते हैं VC। VC मतलब यहीं से मैं समझाते जाऊँगा, वाइब्रेशनल कैस्केड। VC इक्वल्स टू वाइब्रेशनल कैस्केड। आज आपको मैं जनरली टर्म समझा रहा हूँ, वाइब्रेशनल कैस्केड। कैस्केड का मतलब क्या है? जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर के वाइब्रेशनल लेवल से धीरे धीरे हीट रिलीज करते हुए नीचे के वाइब्रेशनल लेवल में आ गया, ये सेम एनर्जी लेवल है, उसके अंदर कई वाइब्रेशनल लेवल में नीचे आ गया, ठीक है, ओके। अब ये यहाँ से ये यहाँ आ सकता है, यहाँ से ये बिना सनलाइट इमिट किए यहाँ आ सकता है। इसको कहते हैं IC, इसको कहते हैं IC। IC का मतलब है इंटरनल कैस्केड, इंटरनल कैस्केड, ठीक है, इंटरनल कैस्केड। यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर ये क्या हुआ? ये फिर से VC हो गया, यहाँ क्या हुआ? वाइब्रेशनल कैस्केड। वाइब्रेशनल कैस्केड से ये फिर यहाँ आएगा, यहाँ इसको क्या कहेंगे? IC, इंटरनल कैस्केड, ठीक है, इंटरनल कैस्केड। इंटरनल कैस्केड से ये फिर यहाँ आ जाएगा, ये क्या होगा? वाइब्रेशनल कैस्केड। यानी कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे ऐसे 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 करते फिर जहाँ से चला था वहीं आ जाएगा। कोई सनलाइट इमिट अब नहीं होगी, जितनी भी इसने लाइट एब्सॉर्ब की होगी वो नीचे आने में उतनी सारी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, जिसको मैंने कहा था थर्मल कैस्केड। अभी मैंने कहा था ना, ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल था, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर रहा होगा, अब ये इससे ये बन जाएगा, प्लस हीट रिलीज हो जाएगी,
हीट रिलीज हो जाएगी, जिसको हम कैस्केड कह देते हैं। तो ये कैसे होगी, ऊपर से ये यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से, यानी पहले वीसी होगा, फिर आईसी होगा, फिर वीसी, फिर आईसी, फिर वीसी, वो फिर वहीं चला जाएगा। ये सीधे यहाँ से यहाँ भी आ सकता था, यहाँ से फिर वो होता S0 से S1 आ सकता था, S3 जा सकता है। तो ये मैं एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ये तो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। नॉन रेडिएटिव मतलब जिसमें जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ था, H न्यू एब्जॉर्ब हुआ था, वो हीट के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। लेकिन ये रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हुआ था वो सीधे सनलाइट के फॉर्म में भी निकल सकता है। ये सीधे यहाँ से नीचे आ जाए तो ये हो जाएगा H न्यू फ्लोरेसेंस। जैसे ये मैंने कहा था, ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, ये डी एक्साइट हो गया प्लस सनलाइट इमिट हो गई, तो इसको क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो ये ऊपर गया था, सीधे नीचे आ सकता था, और ये फ्लोरेसेंस हो सकती है, ठीक है। अब इसमें एच न्यू, ये फ्लोरेसेंस आपको समझ में आ गई होगी, वीसी समझ में आ गया होगा, इंटरनल कैस्केड समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एस जो है वाइब्रेशनल कैस्केड। अब एक चीज़ और बतानी है, ये यहाँ से सिंगलेट से इधर भी आ सकता था, सिंगलेट से S1 से S0, लेकिन S1 से ये T1 में आ गया या T में आ गया, तो ये स्पिन इसकी चेंज हो गई, स्पिन जो थी वो बदल गई। तो इसको कहते हैं ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या कहते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। जब कोई इलेक्ट्रॉन सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है, इस प्रोसेस को आप कहते हैं ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर, IC इंटरनल कैस्केड, लेकिन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है ये, क्रॉसिंग या कैस्केड भी कहते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉस या कैस्केड भी कहते हैं, ठीक है। इंटर सिस्टम क्रॉस या कैस्केड। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन S1 में आया, वो या तो ये जो ऐसे 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 नीचे आएगा कैस्केड करते हुए, मतलब यही थर्मली, या फिर सीधे नीचे आ जाएगा सनलाइट इमिट करते हुए। तो ये रेडिएटिव प्रोसेस है। ये क्या है, रेडिएटिव। ISC भी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, जो मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ वो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, और जो सीधे बना रहा हूँ वो रेडिएटिव, सनलाइट से रिलेटेड है। अब जब इलेक्ट्रॉन S1 से T1 में आ गया, T1 स्टेट होती है स्टेबल। इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकता है बहुत लंबा टाइम, यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ भी नहीं रह सकता। यहाँ आया तो उसको कहीं ना कहीं जाना है तुरंत, लाइफ टाइम इनका बहुत कम होता है इस स्टेट में। इस स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बहुत कम टाइम रहता है, बहुत ही कम टाइम, तो ये यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन T1 में इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, बहुत लंबा समय रह सकता है, बहुत लंबा टाइम रह सकता है। और लंबा टाइम रहने के बाद ये फिर यहाँ से फिर ये यहाँ आएगा S0 में, और इसको कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। H न्यू P मतलब फॉस्फोरेसेंस। इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ चला गया और अटक गया। अटक गया मतलब यहीं रह गया, क्योंकि यहाँ रह सकता है तो 2 घंटे 3 घंटे रहा, 3 घंटे के बाद वापस आया। तो जो सनलाइट अभी एब्जॉर्ब हुई थी, किसी केमिकल पे अभी सनलाइट पड़ी थी, वो सनलाइट 2-3 घंटे बाद इमिट होगी, यानी कि 2-3 घंटे बाद वो केमिकल चमकने लगेगा, सनलाइट उसमें से निकलने लगेगी, जिसको आप क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस। जैसे कि जो रेडियम वाली घड़ियाँ होती हैं, रात में उसमें से लाइट इमिट होती है, दिन में फोटोन एब्जॉर्ब हो जाते हैं और रात को वो काफ़ी टाइम T1 स्टेट में आ जाते हैं और रात को वो लाइट इमिट करते हैं, क्योंकि यहाँ अटक गए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद T1 ट्रिपलेट स्टेट में, और ट्रिपलेट स्टेट से नीचे आने में उनको टाइम लगता है। दिस इज योर चेबलांस की डायग्राम। इसको आप समझ लीजिए, इसको पूरी तरह से याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। बाकी कल करेंगे।